हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। अब देखो, आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 2027 वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो मेरे पर बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग अगर सामाजिक विज्ञान का पेपर तैयार कर लेते हो तो ये समझ लो कि आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर मेरे पर बच्चों आप लोग सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर कर दोगे। देखो यहाँ पर हमारा कोड है 817 RT कोड का पेपर है। तो इस कोड के पेपर को आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लो मेरे पे बच्चों, है ना। अब देखो, अगर हम बात करें तो आज की इस क्लास में जो आप लोगों का जो पेपर रहने वाला है 70 नंबर का पेपर रहने वाला है, यानी कि 70 नंबर का आप लोगों का पूर्णांक रहने वाला है। पेपर देने जाओगे तो 70 नंबर का आप लोगों का पेपर वाले प्रश्न होंगे। इसके बाद देखो, हमारा अब इतना सब कुछ करने के बाद ही हमारा 2027 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। समय हमारा दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। मतलब 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। पेपर देने जाना है, अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना, अच्छे से लिखना। और इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखो, यहाँ से आप लोगों का नोट स्टार्ट हो जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो भाई देखो, शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। शुरुआती के 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब देखो, सबसे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र की जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। और निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम और आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे देखो, खंडबा जो है 50 अंक का रहने वाला है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2, और मानचित्र संबंधी वाले भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। इसके बाद और भी हमारे सब निर्देश हैं। इन निर्देशों को और पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न कीजिए। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के लिए के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र दिए गए हैं, अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। देखो, यहाँ से खंड आ स्टार्ट हो जाता है। खंड आ जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो खंड आ को देखेंगे यहाँ पर अब हम लोग। तो भाई देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आप लोगों का खंड आ स्टार्ट होता है। खंड आ स्टार्ट होता है जो कि हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। तो खंड आ जो रहने वाला मेरा 20 नंबर का खंड आ भी पूछा जाएगा। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम बता दीजिए। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि भाई राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है जिस देश में हुआ था उस देश का नाम बता दीजिए। तो उस देश का नाम हो जाएगा फ्रांस। ये भी देखो, हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहले बच्चों हमसे पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोगों को यहाँ पर 1789 ईस्वी को याद रखना है। चलो अच्छा, आगे देख लो। प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो, हमसे कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेंगे 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो जो हमारा 1914 जो है 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसके बाद फिर हम अगर हम और आगे बात करें तो अब चलो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 हमसे कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि जो असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बी ऑप्शन दिया लोकमान्य तिलक ने, और सी ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू, और डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर देखो, हमसे पूछा गया कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद आगे देखो, प्रश्न नंबर 5 कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी जी जब भारत आए थे तो उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। तो याद रखेंगे मेरे पर बच्चों, चंपारण में किया था। तो महात्मा गांधी जी जब भारत आए
तो उन्होंने भारत आने पर पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, तो चंपारण में किया था। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 को देखने वाले अब हम लोग। प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर कहता है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो भारत की जो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही करेंगे, पेपर देने जाएंगे ए ऑप्शन को ही सही करेंगे। चलो अच्छा फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 7 के बारे में। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 हमसे देखो कहता है कि भारत का मैनचेस्टर, है ना, याद रखेंगे कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर पूर्व का बोस्टन क्या कहलाता है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो बता दीजिए भाई चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा ये वाला भी। तो चिपको आंदोलन जो है भाई ये हमारा वन संरक्षण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। इन सबको आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद आगे देखो अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 9 को देखने वाले हैं और प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे देखो क्या कहता है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सूती वस्त्र का उद्योग, जो सूती वस्त्र उद्योग जो है किससे संबंधित है। 1 नंबर का आएगा। तो सूती वस्त्र जो है भाई सूती किससे बनता है। सूती देखो मेरा कृषि से संबंधित है। तो कृषि मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे देखो क्या कहता है। तो अब हम प्रश्न नंबर 10 को देखने वाले हैं। तो भाई देखो प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कहता है कि वन महोत्सव आरंभ किया था। 1 नंबर का आएगा कि वन महोत्सव जो है भाई किसने आरंभ किया था। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। तो वन महोत्सव जो है भाई के.एम. मुंशी द्वारा आरंभ किया गया था। तो आप लोगों को बी ऑप्शन को याद रखना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा है। बता दीजिए भाई उस विषय का नाम बताइए जो समवर्ती सूची से संबंधित है। ए ऑप्शन दिया शिक्षा, बी ऑप्शन दिया मजदूर संघ, सी ऑप्शन दिया वन, डी ऑप्शन दिया ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कि भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। तो भारत में जो शिशु लिंगानुपात जो है भारत में वो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है भाई ये बताना है। तो लगा देना मेरे पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 943। 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे अब हम लोग। तो भाई देखो प्रश्न नंबर 13 देखो यहाँ पर कहता है। प्रश्न नंबर 13 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ पैदा किया जाता है या फिर पैदा होता है। तो बता दीजिए भाई उस राज्य का नाम बताइए या फिर उस प्रदेश का नाम बता दीजिए जिस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है। 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया पंजाब, बी ऑप्शन दिया बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश। तो मेरा जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ पैदा किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखो हमसे कहते हैं कि लोकतंत्र में जवाबदेही तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है। 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया नागरिकों के प्रति, बी ऑप्शन दिया संगठनों के प्रति, सी ऑप्शन दिया विशेष समाज के प्रति, डी ऑप्शन दिया संस्थाओं के प्रति। तो बता दीजिए भाई लोकतंत्र में जवाबदेही तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो वो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे अब हम लोग। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कहता है। तो भाई देखो प्रश्न नंबर 15 हमसे देखो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित उद्योग है। तो पत्थर आधारित उद्योग कौन सा है। 1 नंबर का आएगा। तो बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो कि पत्थर आधारित उद्योग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है मेरा पत्थर आधारित उद्योग है। अगला देखो प्रश्न 16 कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई थी वो 1935 ईस्वी में, याद रखेंगे। इसके बाद हम देखो आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 देखो हमसे कहते हैं कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। 1 नंबर का आ जाएगा।
कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन दिया आय, बी ऑप्शन दिया औसत आय, सी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय आय और डी ऑप्शन दिया उच्च विकास, है ना। अब चलो आगे देखो बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा औसत आय, औसत आय। और प्रश्न नंबर 18 कहते हैं कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों हमसे कह रहा है कि मुद्रा का जो निर्गमन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है ना। तो मुद्रा का जो निर्गमन है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा बैंक का जब निर्गमन जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 हमसे देखो कहता है, प्रश्न नंबर 18 प्रश्न 19 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। 1 नंबर का आ जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा, जिनेवा में है, तो जिनेवा सही करेंगे। आगे देखो हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 नंबर का आएगा। तो बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बैंक है जो कि भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, इसका आप लोग मुझे राइट आंसर बता दीजिए। सभी बच्चे मुझे प्रश्न नंबर 20 का कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को खंड बा सॉल्व करवाने वाला हूँ। खंड बा में देखो क्या होगा। खंड बा में देखो आप लोगों का 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 50 नंबर का खंड बा आएगा और जिसमें से 4 लघु प्रश्न होंगे, 4 लघु प्रश्न होंगे और इसके साथ ही साथ में 4 दीर्घ प्रश्न होंगे और 10 नंबर का आप लोगों का मानचित्र कार्य भी पूछा जाएगा। तो चलो भाई यहाँ से आप लोगों को मैं सारे के सारे प्रश्न बता देता हूँ, तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। सबसे पहला मेरा देखो प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करिए। तो 4 नंबर का आ जाएगा। इसके बाद फिर एक अथवा करके दिया गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने मतलब जो उनका असहयोग आंदोलन जो था, तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया, तो इसके बारे में हमको पूरा का पूरा डिटेल में बताना है। 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न में से आप लोगों को 1 प्रश्न का उत्तर सही करना है। 1 प्रश्न का उत्तर सही करने पर आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे क्या कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। 4 नंबर का आएगा कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बताने। अथवा करके दिया है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांगर क्षेत्र में अंतर बता दीजिए, है ना। अब ये देखो प्रश्न नंबर 2 दिया है, आप लोग चाहो तो इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। 2 में से आप लोगों को 1 प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। और प्रश्न नंबर 3 कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। 4 नंबर का आएगा। तो कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। 4 नंबर का आएगा। फिर अथवा करके दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप रूप में स्पष्ट कर दीजिए भाई। या तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। फिर एक और हमारा प्रश्न नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। जो राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय विकास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको बताना है। फिर एक अथवा करके दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए। तो भाई इतना सब कुछ करने के बाद फिर आगे देखो यहाँ से आप लोगों का वर्णात्मक सेकंड स्टार्ट हो जाता है। वर्णात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर देखो हमको सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर 150 शब्दों में देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। जो असहयोग आंदोलन जो था उसमें विभिन्न वर्गों की जो हिस्सेदारी जो हुआ करती थी उस पर हमको प्रकाश डालना है। 6 नंबर का आएगा पेपर में। फिर एक अथवा करके दिया है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, वर्णन कर दीजिए भाई। जो हमारा जो भारतीय समाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाति पर आधारित है, इसका हमें वर्णन करना है। और फिर इसके बाद अभी देखो प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व समझाइए। 6 नंबर का आएगा। फिर अथवा करके दिया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, है ना।
तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करिए। ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा, है ना, 6 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद देखो आगे फिर बात करते हैं। फिर एक अथवा करके दिया गया है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो भाई इतना हो गया आप लोगों का। अब यहाँ से आप लोगों का मानचित्रकार एक प्रश्न और है, 6 नंबर का एक प्रश्न और है मेरे पास, जो कि यहाँ पर देखो दिया है। फिर आप लोगों का मानचित्रकार स्टार्ट हो जाएगा कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या विशेषताएं थीं। 6 नंबर का आएगा। फिर यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इतना करने के बाद फिर आप लोगों का मानचित्रकार यहाँ से पूछ लिया जाएगा। मानचित्रकार देखो कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर लिखा मानचित्रकार के निर्देश लिखेंगे। प्रश्न संख्या 9 तथा 9 मानचित्र से संबंधित हैं। 9A, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा सहित दर्शाइए। मतलब चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम दर्शाने के लिए 1 अंक आप लोगों को दिया जाएगा। ये आप लोगों के सारे प्रश्न हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पाँचों के पाँचों प्रश्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन आरंभ किया। चौथा प्रश्न है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। पाँचों प्रश्न ये मेरा है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। इतना करने के बाद फिर ये 5 प्रश्न हमारे ऐसे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो 5 प्रश्न ये वाले 9B कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। ये एक दूसरा प्रश्न ये है और 3 प्रश्न हमारे ये हैं, ये पहला दूसरा तीसरा। और यहाँ से आप लोगों का जो पेपर है पूरा का पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। सामाजिक विज्ञान का पेपर था जो कि मैंने पूरा आप लोगों को बताया। इसके सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ।